नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं हमारे यूपीएससी की तैयारी के लिए, इनके बारे में हम इनके संपादकीयों की जो चर्चा है वो हम करने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैं इसमें कोई एक बिजनेस लाइन या किसी अन्य समाचार पत्र का भी संपादकीय अक्सर समावेशित करने की कोशिश करता हूं। तो ये संपादकीयों की हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यार यूपीएससी की तैयारी में जो परिप्रेक्ष्य, जो पर्सपेक्टिव हमको विकसित करने चाहिए, क्या वो हम विकसित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आज है 22 जुलाई, शनिवार का दिन है, 166वां एपिसोड है। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार के दिन थोड़े संपादकीय कम आते हैं क्योंकि हिंदू में एक पूरे पेज की ग्राउंड रिपोर्ट आती है जो कि एक फील्ड वर्क होता है, यूपीएससी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए बिजनेस लाइन का भी एक आर्टिकल आज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं यार। 22 तारीख इंपॉर्टेंट दिन है हम सभी की तैयारी के लिए क्योंकि आज हमारा P2I का बैच शुरू हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं P2I, आपको रोज बताता हूं। तो P2I में क्या होता है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक सारी तैयारी आपको एक ही बैच में कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स से लेके प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तीनों की तैयारी आपको साइमल्टेनियसली कराई जाती है। मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा जहां पर आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क, कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। छपी हुई किताबें आपको मिलेंगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और टेस्ट सीरीज जो है हर स्तर की आपको मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, क्रक्स डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। बेसिकली जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि आपके तैयारी का हिस्सा होना चाहिए, वो हर चीज इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, आज से बैच शुरू है। ठीक है, 22 जुलाई है आज से बैच प्रारंभ हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के, जो कि मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन, एजे लाइव कोड लगा के आप इस कोर्स को मात्र 29,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। शाम को 6 बजे क्लास है। अब इस क्लास के खत्म होने के 1 घंटे बाद तो प्रयास कीजिएगा कि आप अभी तुरंत जुड़ें, और अगर अभी आप जुड़ते हैं और एजे लाइव कोड लगाते हैं तो कृपया जैसे ही आप जुड़ें तुरंत मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं एक बार टीम को बोल पाऊं कि आपको आपका लॉगिन पासवर्ड एक प्रायोरिटी पे त्वरित तरीके से भेजा जा सके, जिससे आपकी शाम की क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप आज ही इससे जुड़ें। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी, लेकिन अगर आप उससे जुड़ेंगे तो तैयारी आप एक सॉलिड तरीके से कर पाएंगे। इस बात को याद रखिए। साथ के साथ अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, कोई संपर्क साधना है, कोई सवाल है आपका मेरे लिए, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस इस टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगी। अतुल_UPSC ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyIQ.com ये मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे तरीकों से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप जब प्रश्न पूछें तो कृपया उसको स्पेसिफिक रखें। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आप जैसे मेरे को इस तरह का प्रश्न आता है कि सर मैं समाचार पत्र के लिए ये चीज कर रहा हूं, मैं और कैसे करूं कि मैं और बेहतर तरीके से कर पाऊं, तो ये प्रश्न सही है, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं। लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है सर करंट अफेयर्स कैसे करूं, या यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं, या फिर आपका प्रश्न ये है 1 साल में तैयारी हो सकती है क्या, तो यार इनका उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, 1 साल में तैयारी हो सकती है कि नहीं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है। भैया अगर आप फुल टाइम पढ़ाई ही कर रहे हो तो हो सकती है। अगर आप नई नौकरी करते हो, कॉलेज जाते हो, आपके पास दिन में 2-3 ही घंटे हैं, तो नहीं हो सकती। तो जानकारी जो है वो थोड़ा कंप्लीट दे, थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछे ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। वरना जनरल मेल आते हैं तो उनको उत्तर देने का मन करता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या उत्तर दिया जाए बिना डेटा के। ठीक है, तो कृपया अपने प्रश्न जो है वो स्पेसिफिक तरीके से पूछें तो वो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। कुछ महत्वपूर्ण आज चीजें हुई हैं। तो भाई, भारत सरकार ने क्या किया है, भारत से होने वाले चावल के निर्यात पर, और पूरे चावल के निर्यात पर नहीं, गैर बासमती चावल के निर्यात पर अभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत चावल का निर्यातक है, हमको पता है। चावल के निर्यात में भारत जो है एक बड़ी शक्ति है, और इस चावल के निर्यात पर अभी के लिए सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो मतलब यह है कि आप बासमती चावल का तो निर्यात कर सकते हो, बाकी किसी भी तरह के चावल के निर्यात पे अभी इस समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि अब भारत से जो निर्यातक है वो केवल बासमती को ही निर्यात कर सकते हैं।
अगर हम वैश्विक स्थिति को देखें तो आप देखेंगे 2022-23 में भारत ने कुल 22.3 मिलियन टन का निर्यात किया था। ठीक है, एक बहुत बड़ी मात्रा चावल की थी जिसका भारत ने निर्यात किया था। इसमें से बासमती केवल 9.9 मिलियन था, यानी कि गैर बासमती अगर आप हटाओगे तो उसमें से 9.9 मिलियन निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि करीब करीब 10 मिलियन जो आपका टन निर्यात है वो आप कम कर रहे हो अपने 22.5 मिलियन टन के निर्यात में से। तो तकरीबन आप ये कह सकते हो कि लगभग 40% के आसपास की आप कमी उसमें कर रहे हो, एक 10 मिलियन टन की आप गिरावट लेकर आ रहे हो। ठीक है, दुनिया भर में पूरे विश्व में चावल का निर्यात जो है वो 55.6 मिलियन टन है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आंकड़े आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल मैं आपको परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव के लिए समझा रहा हूं। इन आंकड़ों को रटने का प्रयास ना करें, कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरीली चीजें क्यों रट रहे हो यार, कोई फायदा नहीं होगा। तो पूरी दुनिया में चावल का जो निर्यात है वो 55.6 मिलियन टन है, और आपको मैंने भारत का कितना बताया था, करीब 22.3 मिलियन। तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि यार दुनिया भर का चावल का जो निर्यात का बाजार है उसमें से करीब 40% पे भारत का कब्जा है। तो दुनिया में जितना भी चावल निर्यात होता है उसका 40% भारत करता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी देश नहीं करते, जैसे बाकी देशों के नाम इंडियन एक्सप्रेस ने दिए हैं, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब भी निर्यातक हैं, लेकिन ये सब इनमें से कोई भी निर्यातक भारत जितना बड़ा नहीं है। ठीक है, कोई भी निर्यातक भारत जितना बड़ा नहीं है। और एकदम से अगर भारत अपने निर्यात को कम कर देगा, देखिए पूरी दुनिया का निर्यात कितना है, 55.6 मिलियन, उसमें से भारत का है 22.3 मिलियन, और इसमें से भारत 9.9 कम कर रहा है। तो पूरी दुनिया के लिए भी अगर आप 10 मिलियन के आसपास टन आप चावल का निर्यात कम कर रहे हो तो करीब 18-20% आप दुनिया के निर्यात में कमी ला रहे हो, जो कि एक बड़ी समस्या है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए यह एक बड़ी समस्या के तौर पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि भाई दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे होंगे, बहुत सारी सरकारें ऐसी होंगी जो भारत से होने वाले इस निर्यात पे निर्भर हैं अपने देश की खाद्य सुरक्षा के लिए। अब वो निश्चित तौर पे थोड़ी सी एक समस्या आपको आएगी। आपको मैंने परसों वगैरह ही बताया था कि यार ये जो ब्लैक सी इनिशिएटिव था, जहां से यूक्रेन से अनाज आता था, उस पर भी खतरे के बादल हैं, क्योंकि रूस ने भी ओडेसा नाम का जो एक पत्तन है उस पर हमला कर दिया। तो निश्चित तौर पे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा समय अभी नहीं चल रहा है। अच्छा, यहां पे इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि यार अगर आप पिछले एक आध साल देखो तो आपको ऐसे बहुत सारे फैसले नजर आएंगे जहां भारत ने अचानक से निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय लिए हैं, या फिर निर्यात की संख्या या निर्यात की मात्रा को कम किया है। ऐसे आपको पिछले कुछ समय में बहुत सारे निर्णय जो है नजर आएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस उसकी एक सूची बनाता है और कहता है देखो, मई में आपने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन सरकार ने बोला कि हम गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे। सितंबर में, आप पिछले साल के सितंबर में आपने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो चावल का टूटा हुआ हिस्सा होता है, टूटा हुआ चावल जो थोड़ा उच्च दर्जे का नहीं माना जाता, उसके निर्यात पे आपने प्रतिबंध कर दिया था। इसके अलावा गैर पारबॉइल्ड, गैर बासमती चावल पर 20% का आपने निर्यात कर लगाया था। पारबॉइल्ड क्या होता है, जो चावल का भूसा होता है, चावल को उसके साथ ही आंशिक तरीके से उबालते हैं ताकि वो थोड़े से ज्यादा न्यूट्रिएंट जो होता है, रफेज जो होता है, उसको अपने अंदर समावेशित कर पाए। तो इसके भी निर्यात पर, गैर पारबॉइल्ड, गैर बासमती चावल पर भी 20% का आपने निर्यात कर लगा दिया था। यानी कि अगर आप निर्यात करोगे तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार बेसिकली निर्यात को डिस्करेज कर रही थी, निर्यात को हतोत्साहित कर रही थी। ठीक है, मई में आपने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी थी कि भाई चीनी का भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक है, चीनी का बड़ी भारी मात्रा में निर्यात करता है। मई में आपने क्या किया था, आपने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी थी कि भाई हम चीनी का भी निर्यात नहीं करेंगे। तो ये चल क्या रहा है, इंडियन एक्सप्रेस ये जानना चाहता है, ये कहता है कि भाई ये कुल मिला के चल क्या रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि यार अभी वर्तमान में क्या है, इस बार का मॉनसून जो है वो विश्वसनीय नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस कहता है, जबकि बारिश हम देख रहे हैं बहुत हो रही है, इतनी जगहों पे बाढ़ आ गई हमने देखी है। तो इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि जो उत्पादक राज्य हैं वहां पर जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, बारिश सही समय पर नहीं हुई। और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि जो एल नीनो प्रभाव की बात थी, याद है आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि पहले हम कह रहे थे इस साल एल नीनो आएगा, बारिश कम होगी, और देख लो अपने घरों के बाहर उत्तर भारत में बाढ़ आ गई है। मैं मुंबई में रहता हूं, यहां तो 4 दिन हो गए हैं,
मतलब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी एक क्लास भी मेरे को छोड़नी पड़ी क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो इतनी बरसात यहां पर नॉन स्टॉप चल रही है, तो बारिश तो आ रही है तो भाई, लेकिन उसके बाद भी जो पर्यावरणविद हैं या फिर जो मौसम विज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि एल नीनो का प्रभाव जो है वो मॉनसून के उत्तरार्ध में दिखेगा, क्योंकि मॉनसून भारत में कुछ महीने चलता है। तो मौसम विज्ञानियों का यह कहना है अभी तेज बारिश हो रही है, सही है, लेकिन जो मॉनसून का सेकेंड हाफ होगा, अगर आप जैसे मान लीजिए लगभग आप दो भाग में बांट दें कि मिड जुलाई से लेके मिड अगस्त मिड सितंबर, आप ये मान लीजिए भारत में 10-12 जुलाई से लेके 12 सितंबर तक बारिश होती है। तो इनका यह कहना है कि एक महीना अच्छी बारिश है, सही बात है, लेकिन जो दूसरा महीना है वो सूखा जाएगा। तो वो जो है उसमें आपको यह देखने को मिल सकता है कि बारिश जो है वो अपेक्षाकृत कम होगी, यह संभावना है। तो एल नीनो का जो खतरा था, एल नीनो का जो प्रभाव था वो अभी कम हुआ नहीं है, ये भी मॉनसून, ये जो मौसमविद हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं। तो सरकार को भी इस बात का अंदेशा है। इसके पहले भी बारिश का जो इर्रेगुलर पैटर्न है उसके कारण फसल की एक जो कमी आने वाली थी वो दिखनी शुरू हो गई है कि किसी ना किसी तरह से फसल कम हो सकती है। तो यह बात सही है कि भाई सरकार को ऐसा समझ में आ रहा है कि हमारे यहां शायद उत्पादन जितना हम अपेक्षा कर रहे हैं उतना नहीं होगा। तो अपनी घरेलू मांग को बचाकर रखने के लिए, अपनी घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए आप अगर निर्यात को रोकने की कोशिश करते हो तो उसमें कुछ टेक्निकली कुछ गलत नहीं है, तकनीकी तौर पे कुछ गलत नहीं है। किसी भी सरकार का पहला उत्तरदायित्व जो होता है वो अपने नागरिकों की तरफ होता है कि भाई हमारे देश में चीजें अनुपलब्ध ना हो जाएं या हमारे देश में चीजें बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाएं। किसी भी सरकार का पहला दायित्व यह होता है, तो उस हिसाब से सरकार ने ठीक किया। लेकिन यहां पर एक दो बड़े सवाल इंडियन एक्सप्रेस खड़े करता है कि भाई एक तो कहता है सही बात है, आपातकालीन और घरेलू मांग की स्थिति में रोक लगाना ठीक है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस कहता है यार देखो दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि यार ये जो हर साल हम उत्पादन के आंकड़े देते हैं इनका ऑडिट किया जाना चाहिए। कि यार हम लोग हर साल ये कहते हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, कहते हैं कि नहीं कहते। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि यार 2022-23 में हमने निरंतर कहा कि भाई इस बार तो हर अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। यार अगर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तो हमको जगह जगह प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको बहुत सारी चीजों के निर्यात पे प्रतिबंध लगाने की, उसको रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तो कंजम्पशन तो देश का उतना ही रहा होगा, तो भाई वो स्टोर्ड भी तो होगा, उसमें से कुछ बचा भी तो होगा। वो बचा हुआ सामान किधर गया? वो स्टॉक किधर है? उस स्टॉक का हम प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि कहीं ना कहीं एक शक, एक संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो उत्पादन के आंकड़े आते हैं ये वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठे नहीं किए जाते, ये आंकड़े जो हैं शायद सही नहीं होते। तो इन आंकड़ों की हमको एक बार जांच करनी चाहिए सरकार को, और उनका ऑडिट करना चाहिए कि ये उत्पादन के आंकड़े कहीं इन्फ्लेटेड तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि देश में जितना खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है उससे कहीं ज्यादा सरकार को बताया जा रहा है और सरकार उससे कहीं ज्यादा देश को बता रही है। क्योंकि सही मात्रा जानना तो यार आर्थिक प्लानिंग के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए आवश्यक है ना। सरकार को अगर पता ही नहीं होगा कि कितना उत्पादन हुआ तो आगे का कोई कार्यक्रम कैसे बनाएगी? तो पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि यार देखो खाद्य सुरक्षा एक बड़ा मानवीय मुद्दा है कि यार कोई देश जो है वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको खाद्यान्नों की आपूर्ति करोगे, और वो देश आपसे निरंतर खरीद रहा है। ये एक व्यापारिक संबंध है। और हम सभी, अब तो आप लोग मेरे ख्याल से आप सभी कई महीने से यूपीएससी के लिए कम से कम पढ़ रहे हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध भी आप पढ़ते हो, तो आपको अंदाजा है कि यार इस तरह के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध बनाना आसान नहीं होता, इसमें समय लगता है। इन संबंधों को बनाने में, इन संबंधों को एक चरम तक पहुंचाने में आपको समय लगता है। तो सरकारों को यह करना चाहिए, कोशिश यह करनी चाहिए कि भाई क्षमा कीजिएगा, हाँ दूसरा ये पॉइंट मैंने गलती से दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसका सही पॉइंट आपको बता देता हूं कि इसमें बिंदु क्या है कि यार ये जो आपके संबंध बनते हैं, ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, ये संबंध जो हैं ये मुश्किल से बनते हैं। और अगर आप क्या करते हो कि आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हैं वो कठिनाई से बनते हैं, और यार अगर आप मान लो एक देश को लगातार, या दुनिया के बाजारों में आप लगातार चावल की आपूर्ति कर रहे थे और अचानक से एक दिन आप कहते हो कि सॉरी इस साल हम चावल नहीं भेजेंगे, तो आपकी जो विश्वसनीयता है कि दुनिया आप पर कितना विश्वास करती है एक सप्लायर के तौर पे,
वो विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, कि भाई दुनिया को लगता है कि यार ये देश जो है ये स्थायी नहीं है, ये कभी भेज सकता है कभी नहीं भेज सकता। और जो देश खाद्य सुरक्षा के लिए आप पे निर्भर करते हैं उनको तो यार परमानेंट सप्लायर चाहिए ना, उनको ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि इस साल मिल गया अगले साल नहीं मिला चलो कोई बात नहीं, ऐसा उनको नहीं चाहिए। तो इससे आपके देश की विश्वसनीयता को भी खतरा पहुंचता है। तो सरकार को यह करना चाहिए कि इसको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस का यह कहना है कि अगर एक तो आपको स्टॉक की स्थिति जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, दूसरा अगर आपको ऐसा लगता भी है कि आपके देश में स्टॉक कम हो रहा है तो आप भले ही उस पर थोड़ा सा निर्यात शुल्क लगा दें, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित करना इंडियन एक्सप्रेस का यह मानना है कि बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था, कोई खास इसमें मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन ये वाले बिंदु जो होते हैं अक्सर आम अपने रोजमर्रा के जीवन में हमको पता नहीं होते, तो इसको पता करना आवश्यक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आमतौर पर चुनावी घोषणाओं को मैं नहीं पढ़ाता, यह भी एक चुनावी घोषणा है तो वो इसकी आलोचना है जो मैं करूंगा, लेकिन तब भी क्योंकि ये एक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है तो इसकी चर्चा करना आवश्यक है। तो यार राजस्थान में 4 महीने बाद होने वाला है चुनाव। ठीक है, और जब भी भारत में होता है चुनाव तो सबको गरीबों की याद आती है ना। उसके पहले अब जैसे गहलोत साहब हैं, ये 5 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, करीब 4.5 साल से। ये तब भी बहुत कुछ कर सकते थे, किया होगा इन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आप में से बहुत लोग राजस्थान के होंगे, वो जानते होंगे भाई इन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं किया। मैं उतना राज्य सरकारों में ध्यान नहीं देता, लेकिन तब भी अब जैसे ही चुनाव आने शुरू हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, अचानक से जो जनता के समर्थन वाली जो गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उनकी बाढ़ आ गई है, जो कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी आ गई है क्योंकि वहां भी चुनाव है। तो ये एक भारतीय राजनीति की एक दुखद बात है कि हमारा वोटर कभी भी ये नहीं पूछता कि सर आप 5 साल से सरकार में थे, आपने पहले 4.5 साल ये क्यों नहीं किया, आपने एक काम जो है आखिरी 6 महीने में ही क्यों किए सारे, हमारा वोटर कभी ये नहीं पूछता। ये एक बहुत दुखद बात है। खैर, लेकिन इसका जो आर्थिक सिद्धांत है उसकी चर्चा हम एक बार कर लेते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत क्या है कि यार राजस्थान में अशोक गहलोत साहब की सरकार ने एक न्यूनतम आय का अधिनियम लेकर आए हैं। याद होगा आपको, मैंने कई बार पढ़ाया है अपनी क्लासेस में, मिनिमम बेसिक इनकम। ठीक है, एक जो बेसिक इनकम की भाई कि कम से कम हर व्यक्ति को कितनी आय होनी चाहिए, ये जो है एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चर्चित है। और यह माना जाता है कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, यानी कि लोगों की भलाई, गरीबों का कल्याण कैसे किया जाए, जो उससे जुड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थशास्त्र है, उसमें यह भविष्य का कॉन्सेप्ट माना जाता है कि सरकारों को यही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति कम से कम इतने पैसे कमाए। जैसे 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक योजना डाली थी। मैं बड़ा इंटरेस्टेड था उस योजना में कि वो अगर ये जीतते हैं तो कैसे काम करेंगे उस पर। वो जीते ही नहीं, हार गए, और बहुत ही एक्सपेक्टेड भी था, भी बहुत ही सबको अपेक्षा भी थी कि खैर वो हारेंगे। एक और चीज जिससे मैं थोड़ा निराश हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि 2019 में भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहां पर शायद वो इस योजना का एक पायलट करके दिखाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से राजनीति में बड़ा सही मॉडल होता है कि यार हम देश में हार गए कोई बात नहीं, आपके पास राज्य तो है अभी चलाने के लिए, आप उसको ऐसा चला के दिखाओ कि पूरा देश देखे कि यार ये तो कुछ अलग ही प्रकार से चल रहा है, और फिर देश आपको चुने। लेकिन वो काम करने से भी कांग्रेस पार्टी चूक गई। तो खैर, तो वो योजना जो थी उसका नाम था न्याय, और सरप्राइजिंगली चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी इसकी चर्चा करी नहीं, जबकि वो बार बार इसको उठा सकते थे। खैर, मतलब वो कितने मौके वो मिस करते हैं उसकी एक अलग कहानी है। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, लगभग कांग्रेस पार्टी की जो न्याय योजना थी, जो 2019 में कांग्रेस पार्टी वादा कर रही थी, वो अब 2023 में राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने लागू किया है। तो ये क्या किया है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम सबको एक वेलफेयर, एक भलाई जो है, एक न्यूनतम आय हम मुकर्रर करके देंगे, सबको हम एक न्यूनतम आय बना के देंगे। वो कैसे देंगे? उन्होंने कहा हम 3 स्तर पे काम करेंगे। ये जो नया बिल, एक नया कानून राजस्थान की विधानसभा में लाया गया है, उन्होंने ये कहा है कि सभी शहरी और ग्रामीण नागरिकों को न्यूनतम 125 दिन का हम रोजगार देंगे। नरेगा में ग्रामीण कवर होते हैं और 100 दिन का होता है, तो शहरी कवर नरेगा में नहीं होते। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा है, ग्रामीणों के लिए नरेगा के थ्रू ही होगा, नरेगा द्वारा ही होगा, लेकिन बाकी देश में जैसे 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, राजस्थान में 125 दिन की होगी कि इतने दिन का रोजगार हम आपको देंगे ही देंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए एक इंदिरा गांधी योजना अलग से चलाई गई है,
जो कि शहरी युवाओं को 125 दिनों का रोजगार प्रदान करेगी। ठीक है, ये योजना चली है, तो आपको इसके थ्रू रोजगार मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। तो अगर आपको इससे रोजगार मिल गया तो आपकी न्यूनतम आय अपने आप होनी शुरू हो जाएगी कि भाई जो आपको बेसिक आय सरकार सोच के चल रही है वो आपको वैसे ही मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप एक शहरी या ग्रामीण युवा हो जो कि नरेगा में या फिर इंदिरा गांधी योजना में काम करना चाहता है लेकिन आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए महीना का भत्ता मिलेगा अगर आपको काम नहीं मिल रहा है। यानी कि एक तरह से अगर आपके अप्लाई करने के बाद भी आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपको 1,000 रुपए महीना का एक अलावेंस, एक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जो लोग काम करने में अक्षम हैं, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है, कोई व्यक्ति वृद्ध है, कोई व्यक्ति अक्षम है, अगर ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर सकते तो उन लोगों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलेगा। बेसिकली सरकार ने क्या किया है, 3 कैटेगरी बनाकर यह सुनिश्चित किया है कि सबको कुछ ना कुछ पैसे जरूर मिले। जो काम कर सकते हैं उनको काम मिल जाएगा, काम के जरिए वो पैसे कमा लेंगे। जो काम करना चाहते हैं पर सरकार उन्हें काम नहीं दे पा रही है उनके लिए 1,000 रुपए का भत्ता, और जो लोग काम कर ही नहीं सकते उनके लिए सामाजिक सुरक्षा भत्ता। तो आइडिया यह है कि एक भौगोलिक तौर पे, एक यूनिवर्सल तौर पे राजस्थान में हर नागरिक अब इसके लिए एलिजिबल हो गया है। ठीक है, ये उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने इस बिल ये भी कहता है कि जो भी अमाउंट हम देंगे हर साल उसमें 15% की वृद्धि करेंगे, 15% जो है हम उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने अधिनियम लाया है। तो भारत में अपनी तरह का ये न्यूनतम जो आय का कॉन्सेप्ट है उसका पहला एक्सपेरिमेंट है, और मैं एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते बड़ा इंटरेस्टेड हूं इसको देखने में कि भाई क्या परिणाम इसके निकलते हैं। मैं बहुत ही उत्सुक हूं ये जानने के लिए, क्योंकि देखो भविष्य ये है, फ्यूचर ये है। मैं आपको इकोनॉमिक्स में बार बार बताता हूं ना कि अभी इस आइडिया का विरोध हो रहा है, आगे जाके आइडिया आएगा। जीएसटी के लिए मैंने पढ़ाया था, आएगा। अब मैं आपको श्रम सुधार के लिए कई बार बता चुका हूं कि आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन जो कृषि कानून थे वो किसी ना किसी फॉर्म में दोबारा आएंगे, ये तय है। ठीक है, ऐसे ही ये न्यूनतम आय का जो एक कॉन्सेप्ट है, मिनिमम बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, ये आएगा। ये निश्चित तौर पे आने वाले कुछ वर्षों के अंदर ये आएगा, हर विकासशील देश में ये आएगा। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार हमें गरीबों का कल्याण नहीं करना चाहिए, है ना। कोई भी आदमी मेरे ख्याल से ये नहीं कहेगा, आप में से कोई भी इस बात को ये तो नहीं कहेगा कि नहीं यार गरीब अगर भूखा मर रहा है तो उसको मरने दो, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए या सरकार को उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा, ये बात तय है। हालांकि इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे पहले ही कह चुका कि यार ये सारी योजनाएं जो हैं अगर जब चुनाव के ठीक पहले आती हैं तो इससे क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सरकार लागू भी करेगी या नहीं करेगी। जैसे मतलब यार मैं फिर वही कह रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब जो हैं वो यार पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो पिछले 4.5 साल में उनको हजारों मौके मिले होंगे इस योजना को लागू करने का। चलो कम से कम 1 साल पहले तो कर सकते थे, ताकि जनता के पास इसको देखने और इसकी जांच करने का अवसर तो मिलता। भाई अगर 1 साल पहले लागू किया होता तो जनता देख पाती कि यार ये योजना लागू हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, क्या इसके लागू होने में समस्या हो रही है, क्या सरकार तनख्वाह दे पा रही है या नहीं दे पा रही, भत्ता दे पा रही है या नहीं दे पा रही, तो जनता उस आधार पर जज करती। लेकिन अगर आप चुनाव के 4 महीने पहले ऐसी योजना लेके आते हो तो ये लगभग समझ में आ जाता है कि ये चुनावी स्टंट है। तो इसको लेके आप कितने सीरियस हो और कितने सीरियस नहीं हो ये पता नहीं चल पाता। तो इस योजना की विश्वसनीयता पे शक करना बनता है। मैं भी शक कर रहा हूं कि ये योजना कितनी विश्वसनीय है। देखते हैं कि ये योजना ढंग से लागू होती है कि नहीं। और इस खासतौर पे इस योजना में मैं इंटरेस्टेड इसलिए हूं क्योंकि यूबीआई जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक वैश्विक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लागू होते हुए देखना चाहता हूं कि कैसे चलता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह वास्तव में किस तरह से लगाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि यार क्या आपने अपनी अर्थव्यवस्था को इसका बोझ वहन करने के लिए तैयार किया है? कि अब जैसे राजस्थान के बारे में मैं पढ़ रहा था कि राजस्थान में जो पब्लिक डेट है, जो सरकार के ऊपर ऋण है, वो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, राजस्थान अपने राजस्व का 8.5% ऑलरेडी वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे देता है। तो क्या आपके राज्य के पास वो धन है कि आप इस तरह की योजनाओं को चला पाएं? इसका भी इलाज भाई, और खास तौर पर जब 4 महीने पहले आता है इलेक्शन के, तो ऐसा लगता है कि आपको पता है कि चला तो पाओगे नहीं, तो आपने इलेक्शन के कुछ दिनों पहले कर दिया ताकि जनता इसके नाम पे वोट दे दे और उसके बाद आप कह दो कि सॉरी हां हो नहीं पा रहा है, किसी बहाने से आप इसको टाल दो।
तो ये जो है एक विश्वसनीयता की समस्या है जो यहां पर आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकारों के लिए ये भी एक आवश्यक चीज होनी चाहिए कि वो इसका ब्लूप्रिंट लेके आए कि भाई आप जो है इसके लिए वित्त पोषण कहां से करोगे, कहां से आप इसके लिए पैसा लाओगे, कितना खर्चा होगा। योजनाओं को अगर गंभीरता से लिया जाना चाहिए तो उन योजनाओं का ये जो एक आर्थिक संरचना है ये पहले जारी की जानी चाहिए योजना की घोषणा के साथ। अगर ये जारी नहीं होती तो फिर ये योजनाएं कम लगती हैं, स्टंट ज्यादा लगता है। तो अभी ये देखना पड़ेगा। अपने आप में योजना बहुत अच्छी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये ढंग से लागू हो पाती है या फिर ये भी मात्र एक चुनावी स्टंट बन के रह जाता है। तो इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, इसको हमें देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, माफ कीजिएगा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रह गया, क्षमा कीजिएगा, मैं सुबह पढ़ते हुए मैंने लिखा था लेकिन मैं भूल गया इसको अभी। यार एक इंटरेस्टिंग बात और यह है कि यार आपको वेलफेयर की आवश्यकता, आइडियली अगर आप मान लो सरकार चला रहे हो, देखो इस बात को समझो कि यार आपको लोगों को ऐसे रोजगार गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपको लोगों को रोजगार की गारंटी देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ना कि आपकी अर्थव्यवस्था में आमतौर पर रोजगार की कमी है। यह बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि यार आपको जो है रोजगार गारंटी क्यों चाहिए कि यार आपको लगता है कि यह खराब हो सकता है। आपको लगता किसी भी चीज की, किसी भी उत्पाद की, आपने एक फोन खरीदा तो आप यार मतलब गारंटी क्यों लेते हो? आपको गारंटी इसलिए चाहिए होती है आपको लगता है वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर उत्पाद पे आपको 100% भरोसा है कि यार ये तो खराब होगा ही नहीं, तो आप गारंटी मांगोगे क्या? आप कहोगे ठीक है यार खराब तो होता ही नहीं, क्या गारंटी, बिल्कुल ही खराब नहीं होता कभी भी, हमें 100% पता है। ठीक है, तो रोजगार गारंटी अगर आप लोगों को दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सामान्य अर्थव्यवस्था जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रही है। कि आपको लोगों को रोजगार की गारंटी देनी पड़ रही है, मतलब आमतौर पे आपकी अर्थव्यवस्था में रोजगार जो है वो कम है। जितना रोजगार लोगों को मिलना चाहिए आपकी आम अर्थव्यवस्था उतना रोजगार नहीं प्रदान कर पा रही है। तो यहां पे लेखक ये कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि भाई देखो आप कितनी भी गारंटी वगैरह कर लो, ये सारी चीजें टेम्पररी ही होंगी। आप सारी जिंदगी गारंटी नहीं दे सकते। इवेंचुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना चाहिए कि आपकी आमतौर पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें आर्थिक गतिविधि बढ़े, उसमें जो है आर्थिक गतिविधि का विकास हो, और इस आर्थिक गतिविधि के विकास से रोजगार के अवसर स्वयं उत्पन्न हो, खुद से उत्पन्न हो। आपको उन्हें गारंटी के तौर पे देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, यह क्लियर हो गया कि यार अगर आप खुद से ही रोजगार जो है आप दे पाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे आपको इस प्रकार की गारंटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था यार, यह बड़ा मजेदार था, इसको पढ़ना, इसको क्षमा कीजिएगा, इसको पढ़ाना। एक बात बताइए, चैट जीपीटी का प्रयोग आप सबने एक बार भी किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो कर लीजिए, ब्राउजर में खोलिएगा चैट जीपीटी, कोई भी प्रश्न वहां डाल दीजिए कि हाउ कैन इंडिया बी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 5 years, कुछ ऐसा कुछ भी आप डाल दो या जो भी आपको ठीक लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिजॉल्व एथनिक इश्यूज। आप इस तरह के प्रश्न जो हैं आप डाल सकते हैं। बड़ा ही अमेजिंग यूआई है। इस डिवाइस पर चलता नहीं, वरना मैं आपको इस डिवाइस पर चलाकर दिखाता। बहुत ही शानदार एक तरीका है। तो आइडिया फिर से वही है। अब आप सोच के देखिए कि आपने ये एक प्रश्न डाला, मान लीजिए आपने सवाल डाला कि मैं हिंदी में बता देता हूं आपको कि हालांकि चैट जीपीटी अंग्रेजी में ही लेता है अभी, पर आपने सवाल डाला कि भाई भारत को धनी देश बनने के लिए क्या करना चाहिए। यह आपने सवाल डाला उसमें कि भारत को एक विकसित देश बनना है अगले 10 सालों में, तो हमें क्या करना चाहिए। और चैट जीपीटी ने आपको उत्तर दिया कि भैया अगर आपको विकसित देश बनना है तो आप फलाना पार्टी को ही वोट दें, या फिर आप एक काम करें, आपको विकसित देश बनना है तो इस वर्ग, इस धर्म, इस जाति, इस समुदाय के लोगों को देश से निकाल दें। ऐसा उत्तर दे सकता है चैट जीपीटी। क्योंकि मैं ये उत्तर कहां से लेके आया हूं कि आप अगर आम जनता से बात करेंगे तो आपको आम जनता में से 100 में से 10-5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसी बात करेंगे। आप अगर आम जनता से पूछिए कि यार भारत को विकसित देश कैसा बनना है, तो लोग बोलेंगे अरे इस पार्टी को वोट देते रहो या वोट दे दो तो हम पक्का देखना 10 साल में विकसित हो जाएंगे। जबकि यह बात सत्य नहीं है। या फिर कई लोग ये कहेंगे अरे ये वाला जो समुदाय है, ये वाली जो जाति है, ये वाली जो जनजाति है, इनके कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है,
इनको देश से निकाल दो तो हमारा विकास हो जाएगा। अब ये क्या है? ये एक विचारधारा है, ये एक विचारधारा है, सही बात है कि नहीं? अब विचारधारा के साथ एक बेटा अजीब सी चीज क्या होती है कि आप में से, अब मैं समझता हूं कि आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हो, इंटेलिजेंट लोग हो जो मेरी क्लास में बैठे हो, आप में से ज्यादातर लोगों को यह विचारधारा मूर्खतापूर्ण लग रही होगी कि यार ये क्या है, ऐसे ये कैसा जवाब हुआ, है ना? क्योंकि आप सब एक तार्किक उत्तर लिखना सीखते हो, आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। लेकिन विचारधारा के साथ बेटा अजीब चीज क्या है? जो उस विचारधारा को मानता है उसको वो परफेक्ट लगती है, उसको वो एकदम सही लगती है। यह बात सही है कि नहीं है? अपनी विचारधारा सबको बढ़िया लगती है, सबको सही लगती है, इसीलिए विचारधारा को बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। कि बदला उसको जा सकता है जहां आदमी को लगे कि हाँ यार मैं जो सोच रहा हूं उसमें कुछ तो कमी है। अक्सर विचारधारा पर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जो विचारधारा है ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब सवाल यह आता है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी खास तौर पे जो जेनरेटिव एआई होती है, मैं आपको बताऊंगा जेनरेटिव एआई क्या है। जेनरेटिव एआई वो होती है जो कहीं से उत्तर या सॉल्यूशन निकाल के लाती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और भी बहुत सारी चीजों की हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी है कि आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, उनको फॉलो करके उसने अगला मार्ग निकाल लिया। जैसे एआई के जरिए आजकल मैंने सुना है छोटी मोटी सर्जरियां कराई जा रही हैं रोबोट्स के जरिए, एआई के जरिए, वो भी एआई है। लेकिन जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि आपने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में आंकड़े वो लेके आ रहा है। यह कहलाता है जेनरेटिव एआई कि आपने प्रश्न दिया, उत्तर वो जेनरेट करके आपको दे रहा है, उत्तर वो उत्पन्न करके आपको दे रहा है। ठीक है, खुद से बना रहा है उत्तर वो। तो अब पॉइंट ये है, जब वो एआई उत्तर खुद से बनाएगा तो यार उत्तर की तो विचारधारा अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर मैं, आप इस क्लास में 10 लोग बैठे हैं, या अभी अगर 10 लोग के से मैं बात करूं तो मैं ये कहूं कि भाई आप ये बताओ कि भारत का 2040 तक अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो क्या करना चाहिए? तो आप 10 की विचारधारा अलग हो सकती है। कुछ लोगों की विचारधारा यह हो सकती है कि अरे ये करने के लिए हमको बस खेती पे ध्यान देना चाहिए, उद्योग धंधों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे अरे खेती वेती बेकार की चीज है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उद्योगों पे ध्यान दो, जापान जैसा मॉडल बनाओ कि उद्योगों में सारा फोकस करो। कुछ लोग कहेंगे चीन जैसा कर दो कि इतना मास प्रोडक्शन करो, ये करो कि सब हो जाए। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार, चीन में देखो कितना उत्पीड़न है, गरीब तो बहुत बुरी हालत में है चीन में, तो चीन जैसा मॉडल हमको नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। अब देखिए, 4 उत्तर तो आपको मैंने बता दिए। आप में से कई लोग होंगे जो इन चारों बारे दिशाओं में सोचते होंगे। तो आपकी विचारधारा क्या है, उत्तर तो उसके आधार पर उत्पन्न हो सकता है। अब सवाल बेटा यह आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा क्या होगी? बड़ा सवाल यह आता है कि अगर एआई उत्पन्न करके दे रहा है, अगर एआई हमें जनरेट करके दे रहा है आंसर, तो इस आंसर की विचारधारा क्या होगी, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विचारधारा क्या होगी? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। क्योंकि देखो, आने वाले टाइम में, अभी तो पढ़ाने के लिए मैं हूं आपके पास, है ना, मे भी अगले 10 साल तक मैं हूं, मुझे पता है कि 10-15 साल बाद शायद टीचर्स का रोल जो है उतना ज्यादा नहीं रह जाएगा। आप एआई के जरिए आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको मेरी जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ एक बॉट पढ़ा रहा होगा और वो आपको समझा रहा होगा। वो मेरे जितना अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पढ़ाएगा। ठीक है, तो भविष्य में एआई जो है वो ज्ञान और सूचना की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये हम समझ चुके हैं। तो भाई किस तरह के लोग उस एआई को बना रहे हैं, कौन लोग उसकी कोडिंग कर रहे हैं, कौन से देश में वो बन रहा है, वहां पे किस तरह की सरकार है, क्या ये बात जो है, ये विचारधारा इसको प्रभावित कर सकती है या नहीं कर सकती? या फिर एआई जो है वो आगे जाके स्वयं की भी एक विचारधारा विकसित कर सकता है? जैसे चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने तो ये कहा है कि आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके नियंत्रण में रहने वाली है, ये नहीं रहने वाली। आपको लगता है कि आप अपने विचार, अपनी सोच, अपना डेटा उस पर थोप सकते हो, ये नहीं थोप सकते, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे वो और इवॉल्व होता जाएगा, वो अपना खुद का सोचने का बेस्ट तरीका निकाल लेगा और वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। उससे क्या क्या चुनौतियां आएंगी पता नहीं, अभी हम उसके बारे में कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो मेनका गुरुस्वामी ने आर्टिकल लिखा है वो बताती है कि चीन ने एक कानून लाया है। चीन ने क्या किया है, एक कानून लाया है। उसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा है कि भैया चीन में बनने वाली जो भी एआई है,
चीन में बनने वाली जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको चीन की समाजवादी विचारधारा के अनुकूल होना ही पड़ेगा। मतलब चीन की तो मैंने कहा गुरुस्वामी कहती हैं कि मतलब चीन में आप पूछेंगे कि भाई कुछ भी आप पूछिए तो वो आपको समाजवादी उत्तर ही देगा, वो आपको कार्ल मार्क्स और एंजल्स को का कोटेशन बताएगा और वो आपको उसी प्रकार के उत्तर देगा जो कि समाजवादी विचारधारा के अनुकूल है। तो जो एक समाजवादी विचारधारा चीन का राज्य फॉलो करता है, यानी कि, और याद रखिएगा चीन का राज्य केवल समाजवादी नहीं है, वो बेहद कठोर भी है अपनी आलोचना को लेकर कि चीन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो कभी भी अपनी सरकार की, अपने राज्य के मॉडल की, अपने लोकतंत्र की, या जो भी उनके यहां लोकतंत्र के नाम पे सरकारें बनती हैं उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा। तो वो चीन में कभी भी वो आपको सुधारों की गुंजाइश नहीं बताएगा, कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमने ये गलती करी है, ये चीज हम गलत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी एआई बन रहा है उस पर सरकार की स्वीकृति आवश्यक है कि भाई अगर आप कोई एआई मॉडल बना रहे हो तो आप उसको सरकार के पास लेके आओ, सरकार उसको चेक करेगी, जांच पड़ताल करेगी, उसका कोड देखेगी, उसके बाद जब सरकार अप्रूव करेगी तभी आप वो एआई ला सकते हो। और इसको बेसिकली विचारधारा के स्तर पे सरकार के साथ होना पड़ेगा, ये बात स्पष्ट है, ठीक है। और अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, अगर आप उल्लंघन करते हो तो आप पर वैसे ही दंड लगेगा, यानी कि एआई के जो उत्पादक हैं, जिन लोगों ने उसको बनाया है, उन पर उसी तरह से दंड लगेगा जैसे किसी व्यक्ति पर सरकार विरोधी बातें करने पर वहां पर दंड लगता है। तो ये चीन ने एक व्यवस्था की है, और केवल चीन नहीं कर रहा, अमेरिका में भी एक ऐसा चर्चा वहां की संसद में शुरू हो गई है कि संवैधानिक अमेरिका की विचारधारा क्या है, इंडिविजुअल राइट्स, की व्यक्ति के अधिकार होते हैं जो उसको संविधान देता है, यह अमेरिका की विचारधारा है। तो अमेरिका में भी इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का सम्मान करे, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को आगे लेकर जाए। तो इस पर नियम बनाने पर विचार शुरू हो गया है। अब देखो पॉइंट क्या है बेटा, चीन में ये सब काम आसान है क्योंकि चीन में एक विचारधारा है, चीन में एक विचारधारा है, वहां पे एक पार्टी की सरकार है, वो सरकार कभी बदलती नहीं, वो सरकार सदा सर्वदा से है, वही सरकार रहेगी, नेता बदलेंगे लेकिन पार्टी और विचारधारा और सरकार वही रहेगी। भारत जैसे देश में आप ये काम कैसे करोगे? भारत जैसे देश में तो बहुत तरह की विचारधारा है। भारत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राज्यों को कम अधिकार देने की बात करते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 ठीक था या नहीं था, आपको दोनों तरफ के विचार मिलेंगे। किसानों के लिए जो बिल लाए गए थे वो ठीक थे या नहीं थे, आपको दोनों तरफ के विचार मिलेंगे, और बड़े एक्सट्रीम विचार मिलेंगे। इतने एक्सट्रीम कि कुछ लोग सरकार को तानाशाह बुलाने लगे जब वो बिल लाई, और कुछ लोग किसानों को आतंकवादी बुलाने लगे जब वो उसका विरोध करने लगे। तो आपको इतने एक्सट्रीम विचार मिलेंगे। तो यार भारत में ये जो एक राजनीतिक खिचड़ी है या फिर विचारों की जो एक खिचड़ी है, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स जब भारत में आएंगे तो वो कौन सी विचारधारा अपनाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत में इसके लिए किस तरह से नियम बनाए जाएं, भारत में इसके लिए किस तरह से नियम बनाए जाएं, भारत में इसके लिए क्या कानून बनाए जाएं, किस तरह की दंडात्मक व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, वरना तो कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो एकदम भड़काऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना देंगे कि आप पूछेंगे कि बताओ भाई देश का विकास कैसे हो, वो कहेंगे अपने पड़ोसी की हत्या कर दो, उससे देश का विकास होगा। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाएंगे हमारे यहां। तो आपको जो है इसका विकास, और इसके लिए नियम तो आपको बनाने पड़ेंगे, पर वो नियम जो हैं उनमें सही संतुलन कैसे स्थापित हो कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ज्ञान की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत में देखिए ज्ञान का एक सबसे बड़ा आधार यही है ना। आप अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि आप जो आपके यहां व्यवस्था है, जो सरकार है, उसकी आलोचना करने का अधिकार आपको है। आपको धर्म की आलोचना करने का अधिकार है, आपको जातियों की आलोचना करने का अधिकार है, आपको चुने हुई सरकारों की आलोचना करने का अधिकार है, आपको उनके नियमों की, सरकार के निर्णयों की, संसद के निर्णयों की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा तो लोकतंत्र के साथ किसी प्रकार का समझौता होगा। तो जो आप में से लॉ पढ़ रहे हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ का, जैसे होता है ना क्रिमिनल लॉ, मैरिज लॉ, फैमिली लॉ, आजकल स्पेस लॉ चला था एक कि भाई अंतरिक्ष में इतने सारे जो लोग जा रहे हैं तो वहां पर किस तरह से कानूनी विवाद का निपटारा होगा। ऐसे ही आने वाले दिनों में एक एआई लॉ नाम की एक नई चीज आएगी, और कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किस प्रकार के एथनिक कंसर्न्स होने चाहिए,
एथनिक नहीं, माफ कीजिएगा, एथिकल कंसर्न्स, कि किस प्रकार के एक नैतिकतावादी विचार एआई पर होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विषय आने वाले दिनों में कानून का बनने वाला है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसमें क्या होता है आगे, आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अरे 2 चीजें रह गई, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, मैं हाँ भैया टाइम है वैसे, ऐसा नहीं है। तो यार ये एक पुराना विवाद है, इस पे एक आर्टिकल आया है और मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको कभी ये पढ़ाया नहीं, कभी ऐसे इस पे आर्टिकल्स आए नहीं, तो एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। तो यार आप अगर आप गूगल देखो या आप फेसबुक देखो तो इन पर बहुत सारे समाचार पत्रों के न्यूज छपते हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों के न्यूज जो है गूगल की अपनी न्यूज फीड होती है। आप जाओगे तो गूगल में आप जब सर्च करोगे तो एक न्यूज फीड आती है, मेरे ख्याल से इस पे भी मैं आपको दिखा पाऊंगा शायद। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको जो है एक न्यूज फीड दिखेगी, आप सर्च करेंगे, अच्छा इस वाले डिवाइस पे नहीं आता, लेकिन गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको एक प्रकार की न्यूज फीड जो है आपको नजर आनी शुरू होती है कि भाई न्यूज जो है वो गूगल के अपने जनरेटेड न्यूज है। ठीक है, तो अब गूगल की जो न्यूज फीड आती है, गूगल न्यूज जैसे ये है, ये देखिए, ये गूगल की ब्राउजर पे, लैपटॉप वगैरह पे स्वयं ही आती है, इस पे ऐसे नहीं आ रही, थोड़ा डिवाइस जो है ये अलग प्रकार का होता है। लेकिन अब जैसे ये है, ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, गूगल न्यूज लिखा है कि नहीं लिखा है, गूगल न्यूज। ठीक है, और यहां पे क्या है, टॉप स्टोरीज। अब देखिए ये आर्टिकल, अब ये गूगल कह रहा है कि ये हमारी खबरें हैं, ये हमारे न्यूज हैं, लेकिन गूगल वास्तव में देखिए दिखा क्या रहा है, द हिंदू की न्यूज दिखा रहा है। वो ऑब्वियसली मेरा बिहेवियर ट्रैक करता है कि मैं द हिंदू ज्यादा पढ़ता हूं, तो मुझे सबसे ऊपर द हिंदू की दिखा रहा है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, फ्री प्रेस जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, ये क्या है, किसी कार का, मैंने कोई कार देखी होगी, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्रिकेट के स्कोर्स में बहुत देखता हूं तो उसका, बीसीसीआई की अपडेट आ गई। ठीक है, एक राजस्थान के मैं पढ़ रहा था तो गहलोत साहब ने एक मंत्री को निकाल दिया, लेकिन पॉइंट ये नहीं है, एनडीटीवी, पॉइंट ये है, ये दिखा क्या रहा है, गूगल न्यूज, लेकिन वास्तविकता में न्यूज फीड कहां से आ रही है, अलग अलग न्यूज चैनल से आ रही है कि नहीं आ रही है, अलग अलग समाचार पत्रों से, अलग अलग जो है ये जो आपके पब्लिकेशन हाउसेज हैं इन सबसे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बेटा ये न्यूज बनाई किसने, ये न्यूज बनाई किसने, ये न्यूज बनाई इन समाचार के प्रकाशकों ने। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं हमेशा आपको सबूत दिखाता हूं, ऐसे नहीं पढ़ाता है ना, तो आपको आज भी सबूत दिखाया। तो क्या है, समाचार के प्रकाशक जो होते हैं, अब ये क्या है, बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये इनकी खबरें दिखा रहे हैं और इसके जरिए जो ट्रैफिक आ रहा है वो रख रहे हैं अभी अपने पास। गूगल पे इतने लोग गए, गूगल के ऐड से बहुत कमाई होती है, तो उसका कोई भी हिस्सा या बहुत कम हिस्सा वो इन समाचारों के प्रकाशकों को देता है। सेम चीज फेसबुक पे है, फेसबुक पे भी एक न्यूज फीड होती है, वहां पर ऐसे समाचार पत्रों वगैरह का एक चीजें छपती हैं, लेकिन उनका उससे जो लाभ होता है उसका हिस्सा सारा फेसबुक रखता है। तो अब क्या है, फेसबुक, गूगल वगैरह क्या है, इन प्रकाशकों द्वारा उत्पन्न खबरों को अपने प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई शुल्क नहीं देते। जबकि अगर आपको अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर कराना हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। टेक प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, दूसरों की बनाई न्यूज अपने पे छापना शुरू कर देते हैं, सीधा सीधा उसके नाम के साथ चलाते हैं। लेकिन आइडियली अगर आप भाई उसकी न्यूज चला के कुछ कमा रहे हो तो आपको उसे हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लॉजिकली देना चाहिए। तो यहां पर एक बड़ा विवाद हुआ है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कुछ वक्त पहले एक ऐसा नियम बना दिया था कि फेसबुक जो है वो सभी समाचार पत्र कंपनियों के साथ राजस्व में हिस्सेदारी करेगा। फेसबुक माना ही नहीं। फेसबुक ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में न्यूज दिखानी बंद कर दी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक खोलते हैं तो न्यूज फीड आनी ही बंद हो गई, किसी भी प्रकार का कोई समाचार उस पर दिखना बंद हो गया। तो उसके बाद फिर आखिरकार सरकार भी क्या करती, सरकार ने समझौता किया, सरकार ने नियमों में थोड़ी सी ढील दी। तो ये एक वैश्विक चर्चा है, अमेरिका वगैरह में भी इस पर नियम बन रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है, ये चर्चा जो है, ये भारत में भी हुई है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हुई। तो भारत में क्या हुआ, 2021 में सरकार से बड़े टेक कंपनियों ने से समाचार का शुल्क लेने की नीति से इनकार कर दिया, सरकार नहीं होना चाहिए। तो 2021 में सरकार ने संसद में यह कहा कि ये जो बड़ी टेक कंपनियां होती हैं इनसे हम कोई भी शुल्क जो है नहीं लेंगे, ये हमारी स्पष्ट नीति है। ये हमारी नीति एकदम क्लियर है कि जो बड़ी बड़ी ये तकनीक कंपनियां हैं, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, इनसे हम ये खबरें छापने की कोई भी शुल्क, हम कोई भी फीस नहीं लेंगे, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि भाई डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था है, उसने गूगल के विरुद्ध शिकायत की। उसने कहा कि देखो इसमें लॉजिक समझो कि ये कंपटीशन कमीशन का मुद्दा कैसे बनता है।
भाई देखो, गूगल ये कह रहा है कि आपको हम मान लो रेवेन्यू देंगे ही नहीं, या बहुत कम रेवेन्यू देंगे, 1% रेवेन्यू देंगे, कि आपकी जो न्यूज चली उस पर जो एड क्लिक हुए उसका 1% रेवेन्यू आपको मिलेगा। गूगल ने ऐसा कहा, मान लो। तो भाई किसी भी व्यापार में प्रतियोगिता होना जरूरी है कि नहीं है? प्रतियोगिता क्यों जरूरी है? कि अगर मान लीजिए कई सारे इस प्रकार के संस्थान होते तो मेरे को नेगोशिएशन करने का बेटर मौका मिलता कि नहीं मिलता? यही तो प्रतियोगिता का आधार है कि भाई अगर आप मुझे कम पैसे दे रहे हो, आपके व्यापार की शर्तें जो हैं वो मेरे लिए हितकारी नहीं है, तो फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि यार मैं उसको मानूंगा ही नहीं, मैं किसी और के साथ व्यापार करूंगा। तो जब ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती तो ये कहां जाता है? प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ के सामने ये मुद्दा जाता है। तो भाई डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने गूगल के खिलाफ क्या कहा कि उन्होंने कहा कि भाई गूगल जो है, गूगल का एकाधिकार हो चुका है। इस पूरे मामले में गूगल जो है वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे डिजिटल स्पेस पे उसका एकाधिकार है, और वो कह रहा है हमारी शर्तों पे काम करो वरना काम ही मत करो। तो यार ये तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या एक निश्चित तौर पे आ गई है। तो अब ये समस्या गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आगे। तो भाई कंपटीशन कमीशन इंडिया ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 में इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और कहा कि आप जांच कीजिए और 60 दिन में रिपोर्ट दीजिए। एक समिति बनाई, कहा 60 दिन में रिपोर्ट दीजिए। 60 दिन में रिपोर्ट आनी थी जनवरी से, यानी कि मार्च अप्रैल तक, वो अभी तक आई नहीं है। 2022 में, याद कीजिएगा, तो करीब 1.5 साल हो गया है, वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। यानी कि इस मामले में करना क्या है, क्या किया जाना है, यह अभी तक किसी को स्पष्ट हुआ नहीं है कि इस मामले को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो जनवरी 2022 में यह समिति बनी इसकी जांच के लिए, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है अभी तक किसी के सामने आई नहीं है। इसके बाद फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो इस मामले पे है, संसदीय स्थायी समिति जो है, उसने भी इस बात पे चिंता जताई कि यार टेक क्षेत्र में क्या हो रहा है, बस 1 या 2 बड़ी कंपनियों का ही एकाधिकार होता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं या तो मोनोपोली या फिर डुओपोली, कि 1 या 2 ही बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने पूरे सेक्टर पे कब्जा कर रखा है। इसके कारण इस क्षेत्र में जो काम किए जाने की संभावना है वो कम होती जा रही है, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि ये कंपनियां जो हैं ये अन्य क्षेत्रों का उत्पीड़न करने में समर्थ हो सकती हैं। तो ये एक खतरा इन्होंने व्यापक तौर पे बताया। तो पूरी दुनिया में इस पर चर्चा चल रही है, और भारत को भी इस चर्चा का हिस्सा बनना है कि यार हम इस चीज को कैसे रेगुलेट करें कि ये बिग टेक कंपनीज जो हैं, जैसे गूगल हो गई या फेसबुक या मेटा बेसिकली हो गई या अमेजॉन हो गई, इस तरह की जो बिग टेक कंपनियां हैं वो इस तरह का अपना एकाधिकार न स्थापित कर लें कि किसी और को व्यापार करने ही ना दें। इस बात को हमें याद रखना है, इसको लेकर नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यह विवाद है, बहुत समय से चल रहा है। आज एक जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर ने इस पर एक आर्टिकल लिखा है, तो मुझे लगा मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आज की आखिरी न्यूज ये बिजनेस लाइन से है, ये द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से नहीं है। तो आप में से जो लोग समाचार ढूंढना चाहते हैं वो याद रखें कि ये बिजनेस लाइन से है। तो यार एक रिपोर्ट है जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR, इस नाम से इसको आगे हम बुलाएंगे। तो सेबी जो है, सेबी ने क्या कहा है, भारत में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड मतलब जिनके शेयर जनता खरीद सकती है, जो स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, ऐसी जो शीर्ष 1000 लिस्टेड कंपनियां हैं, उनसे सेबी ने कहा है कि भाई आप ये BRSR रिपोर्ट जो है इसको आप जमा करो। सेबी ने यह आदेश दे दिया, और साथ के साथ यह भी कहा है कि इसका जो भी आंकड़ा, इसके बारे में जो भी विचार आप दोगे, ये विचार जो है ये आपको बाहरी इसका ऑडिट कराने की जरूरत है। कि आप ऐसा नहीं है कि आप खुद से डिक्लेयर करके दे दो कि भैया मैं ये काम कर रहा हूं सस्टेनेबिलिटी के लिए, मैं वैसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। सिर्फ ये काफी नहीं है, आपको एक बाह्य ऑडिट कंपनी को हायर करके अपने जो आपकी रिपोर्ट है उसका ऑडिट करा के, उसकी जांच करा के, उसके बाद उसे सबमिट करना है। ठीक है, सेबी ने ऐसा टॉप की 1000 कंपनियों के लिए कहा है। अब यहां पे देखिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्थिरता का मतलब क्या होता है? इसमें आमतौर पे आप एनवायरमेंट, समाज और प्रशासन, कंपनी के अंदर का प्रशासन, इन चीजों को आप देखते हो। ESG, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस,
कि ये तीन चीजें जो हैं ये ढंग से हो, तो यार ये कहते हैं कि इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सरकारों को ये करना चाहिए और कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, खासतौर पे बड़ी कंपनियों को, कि यार उनकी जिम्मेदारी पर्यावरण की तरफ भी है, उनकी जिम्मेदारी समाज की तरफ भी है, उनकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की पद्धति की ओर भी है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन यहां पर लेखक ये कहते हैं कि यार, या बिजनेस लाइन का अपना संपादकीय है तो बिजनेस लाइन अखबार ये कहता है कि ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया गया है ये बहुत जटिल है और कई जगह पे तार्किक भी नहीं है। तो यहां पे बिजनेस लाइन ये कहता है कि आपने बेसिकली क्या किया है, आपने पश्चिमी देशों का जो मॉडल है व्यापार करने का या ये रिपोर्टिंग करने का, उसको आपने कॉपी कर लिया है। अब पश्चिमी देशों में पर्यावरण को लेके कंसर्न अलग तरह की है, पश्चिमी देशों में उसका निपटारा करने के तरीके अलग तरह के हैं, पश्चिमी देशों में बिजनेस करने की लागत अलग तरह की है। भारत में यह व्यवस्था थोड़ी अलग है, आपको इस प्रक्रिया को भारतीय तरीके से अपनाना चाहिए था। जैसे एग्जांपल देते हैं वो आगे, वो बताते हैं जैसे कि यार आपने क्या कहा है कि बड़े संस्थानों से आपने कहा है कि आपके यहां, पहले आपने पूछा है कि भाई कितने आदमी काम करते हैं, कितनी औरतें काम करती हैं, चलिए ठीक है, ये डेटा आप ला सकते हैं, आसानी से मिल सकता है। लेकिन शहरी कर्मचारी कितने हैं, ग्रामीण कर्मचारी कितने हैं, उनमें वेतन का फर्क कितना है। यार भारत में शहर और गांव जो है वो इतना क्लियरली नहीं अलग होते। आप गुड़गांव में काम कर सकते हैं लेकिन गुड़गांव से सटे हुए किसी गांव के अंदर आपका ऑफिस हो सकता है, तो उसको आप शहरी मानेंगे या ग्रामीण मानेंगे, तो इस प्रकार की समस्या। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कुछ काम शहरी है कुछ काम ग्रामीण है, तो उसका वेतन आप कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, यह भारत में स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा कंपनियों को न सिर्फ अपना विवरण देना होगा बल्कि अपने वेंडर्स का भी रिपोर्ट देना होगा। वेंडर मतलब जिनसे आप सामान खरीदते हो, मतलब यार वेंडर तो हर कंपनी के कई सौ होते हैं और कई बार बहुत छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं उसका, जैसे आप मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी जो है अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी मंगाती है, तो स्टेशनरी जिससे मंगाती है वो एक वेंडर हो गया। अब ये बहुत ज्यादा संभव है कि कंपनी तो बड़ी है लेकिन जिससे वो स्टेशनरी मंगाती है वो एक बहुत छोटी सी कंपनी है, वो एक एमएसएमई में आती है, माइक्रो एंटरप्राइज है, बहुत छोटी कंपनी है, उससे वो नोटबुक और ये जो नोटपैड कंपनियों में आते हैं वो मंगाते हैं। तो यार चलिए, मैं एक बड़ी कंपनी हूं, मैं रिलायंस हूं, मैं अपना पूरा एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट बना के ये सारे आंकड़े इकट्ठे करके दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास, मैं एक दो एम्प्लॉय रख लूंगा इस काम के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना। रिलायंस रख सकती है इसके लिए, रिलायंस जो है इस काम के लिए 2 एम्प्लॉय रख सकती है, वो ये काम करेंगे, इस डेटा को कंपाइल करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन यार जो व्यक्ति मेरे यहां स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वैसे ही माइक्रो एंटरप्राइज है, जिसके यहां 5-10 मजदूर काम करते हैं बस, अब मैं उससे कैसे कहूं कि तू अपना डेटा लाके मेरे को दे कि तेरा एमिशन कितना है, तेरा पर्यावरण पे कितना प्रभाव है, ये मैं कैसे सुनिश्चित कर पाऊंगा। तो आपने क्या किया, आपने ये नहीं समझा कि भारत में माइक्रो एंटरप्राइज जो होते हैं या फिर एमएसएमई जो होते हैं वो कितने ज्यादा बिखरे हुए हैं और उनसे आंकड़े इकट्ठे करने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा जटिल है, उनमें कितने लोग रेगुलरली काम करते हैं, कितने लोग रेगुलरली काम नहीं करते, यह पता करना तकनीकी तौर पे असंभव है। और देखिए कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी होती हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता। मुझे अभी भी याद है, गूगल के सीईओ की एक अमेरिका में सीनेट की हियरिंग चल रही थी, वहां पे उनसे पूछा गया कि आपकी कंपनी में करीब कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो सीनेटर ने फिर पूछा कि आपको पता ही नहीं है आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, बोला जेन्युइनली मुझे नहीं पता, कि यार मेरे पास नहीं है हेड काउंट, अभी हमारे यहां रोज लोग बदलते हैं और लाखों लोग काम करते हैं, यार मैं कैसे, मुझे नहीं पता हेड काउंट कितना है। ठीक है, मैं रफ नंबर दे सकता हूं, आप कहेंगे तो आंकड़ा मैं इकट्ठा करवा के आपको दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास अभी आज की डेट में आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एसोसिएट ऑफिसेज हैं और एक कंपनी जो 10 देशों में है वो भाई अपने अपने जो वेंडर्स हैं उनकी सूची कैसे बनाएगी, उनसे ये डेटा कैसे लेगी, ये आपने क्लियर नहीं किया। आपने बस रिपोर्ट में बोल दिया कि आपको ये डेटा लाके देना है। तो अब कंपनियां क्या करेंगी, कंपनियां छोटे वेंडर्स के साथ शायद काम करना बंद कर दें कि यार तुम्हारा डेटा मिलता नहीं। अब कंपनियां बड़े वेंडर्स की ओर जाएंगी जिससे एमएसएमई को नुकसान पहुंच सकता है। तो यह रिपोर्ट जो है ये एक अजीब तरह की रिपोर्ट बनाई गई है। यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी यह कहा गया है कि आप जो आंकड़े दे रहे हो उसको आप खुद से सर्टिफाई कर दो कि यार ये आंकड़ा सही है। लेकिन भारत में क्या किया गया है, इसके लिए आपको एक्सटर्नल ऑडिट कराने की आवश्यकता डाली गई है कि आपको बाहरी ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यह भी अपने आप में एक गलत प्रक्रिया है कि यार आप अननेसेसरीली, आप उसको फालतू में, व्यर्थ में
जरूरत से ज्यादा जटिल बना रहे हो। इतना जटिल बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो ये आपको ये करना चाहिए। रिपोर्टिंग, इस तरह की रिपोर्टिंग जो है, बॉटम लाइन देखो ये है कि इस तरह की रिपोर्टिंग कि भाई आपके यहां जो बिजनेसेस चल रहे हैं, जो व्यापार चल रहे हैं, वो समाज को लेके, गवर्नेंस को लेके, पर्यावरण को लेके जिम्मेदार बने, उत्तरदायी बने, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जिम्मेदार बनने की प्रक्रिया कहीं उनका बिजनेस करना ही मुश्किल ना कर दे, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कि आप नियम बनाइए, आप कायदे बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपोर्ट भी लीजिए, लेकिन रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल ना हो जाए कि यार रिपोर्टिंग में ही व्यक्ति का जो बिजनेस करने का उत्साह है वो निकल जाए। यह भी एक प्रक्रिया है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये प्रक्रियाएं होनी चाहिए लेकिन सरल होनी चाहिए। जितनी सरलता से आप ये रिपोर्ट का संकलन करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न देख के तो आप लोग चले जाते हो, तो इसीलिए ये आपको पहले बता देता हूं कि भाई P2I बैच जो है हमारा अब से 1 घंटे बाद शुरू हो रहा है। 22 तारीख को, यानी कि आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच है। AJ लाइव कोड लगाइए, 29,999 में जुड़िए। हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल भी है, अंग्रेजी भी में भी है। P2I का मतलब क्या है? प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी पूरी तैयारी एक साथ इसमें कराई जाएगी। 2024 वाले बच्चे, 2025 वाले बच्चे, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। सभी के लिए लाभदायक कोर्स है। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो बहुत कम समय बचा है, 1 घंटा बचा है। तुरंत इस कोर्स से जुड़िए और लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को सही ट्रैक पर लाइए। अगर आप 2024 को लेकर गंभीर हैं या 2025 को लेकर भी अगर आप गंभीर हैं तो इससे जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है। साथ के साथ अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां पर इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। atul_upsc मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है और www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट आज के प्रश्न देख लेते हैं। सिर्फ 3 ही प्रश्न हैं रोज की तरह। निम्न कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। आपको सत्य कथन पहचानना है। चावल के निर्यात में भारत का हिस्सा करीब 40% है। सही है कि गलत है? सही है, आपको बताया था। करीब 55 मिलियन टन निर्यात होता है दुनिया भर में, 22 के आसपास भारत करता है। निर्यात पर प्रतिबंध देश की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता कम करता है। यह आपको बताया कि भी बहुत सारे देश हैं जो आप पे अदरवाइज निर्भर करते हैं, लेकिन अगर आपका निर्यात रेगुलर नहीं है, वो कभी भी रुक जाता है, तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो थोड़ी सी प्रभावित होती है। यह आपका दूसरा कथन भी सत्य हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट इनमें से कौन सा संस्थान मांगता है? देखिए इस तरह के प्रश्न अभी अभी आपने पढ़ा है तो आपको आसान लगेगा, वरना मुश्किल होते हैं कई बार। उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पर्यावरण मंत्रालय या सेबी? सही जवाब हमको पता है, अभी हमने पढ़ा है। इसका सही उत्तर है सेबी, ठीक है। अब आखिरी सवाल आज का। सामाजिक सुरक्षा तंत्र आवश्यक है लेकिन वह आर्थिक विफलता को भी दर्शाता है। चर्चा कीजिए। आपको मैंने बताया ना कि अगर आपको सामाजिक सुरक्षा यानी कि रोजगार गारंटी देनी पड़ रही है तो यह क्या दिखाता है? यह ऐसा दिखाता है कि आपकी आम तौर पे होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही हैं। यह भी इसमें परिलक्षित होता है, यह भी इसमें दिखता है। तो ये आप प्रयास करें कि ये जो है आर्थिक विफलता को भी ये दिखाता है। इस दिशा में आप और उत्तर दे सकते हैं कि आप मान लो शिक्षा का अधिकार आपको देना पड़ रहा है, मतलब आपके स्कूलों में आमतौर पे शिक्षा के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें जो है आप प्रदान करें। आप जैसे आरक्षण अपने आप में कि भाई अगर आपको नौकरियों में आरक्षण देना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि आमतौर पर आपके यहां जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। तो आप जो है इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल देके आप इसको स्पष्ट कर सकते हो। यह आपका आज का प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका उत्तर आप लिखने का प्रयास करें। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन के उत्तरों को हमेशा देखता हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। तो कल रविवार है, अगर आप लोग कोर्स से जुड़ेंगे तो आपका आज इंट्रो क्लास होगा 1 घंटे में। मैं फिर से बता दूं, अगर आप P2I खरीदते हैं, AJ लाइव कोड लगाते हैं, तो एक बार मेरे को कृपया मैसेज या मेल कर दीजिएगा। मैं टीम को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको, अगर आपका लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला है तो जल्दी भेज पाएं। तो ये आप जरूर कीजिएगा और जुड़िए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और बाकी इस क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा सोमवार को मैं आपसे मिलूंगा सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ और शाम को 4 बजे हिंदी में हिंदू के अपने अगले एपिसोड के साथ।
तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।